हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ कंट्रोवर्शियल एनसीईआरटी लाइन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी के डायग्राम्स में जहां कुछ या तो लेबलिंग मिसिंग है और कहीं कहीं तो बहुत गलत लेबलिंग भी है, तो उसको भी आप अपनी नई एनसीईआरटी में करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो इसका पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे मिल जाता है, तो वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी एनसीईआरटी में करेक्शन कर लीजिएगा। चलो पहला देखते हैं कौन सा है। क्या है भाई मैम आपका? ये आप में से बहुत से बच्चों ने कमेंट भी किया, बहुत से बच्चे जानते भी हैं। जो आपका बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी दिया हुआ है, वो माइक्रोब्स वाले चैप्टर में भी दिया हुआ है। आप ये जो लेबलिंग देख रहे हैं ये आपको मिलेगी माइक्रोब्स वाले चैप्टर में, है ना। और एक सेम आपको डायग्राम मिलेगा, वो आपको मिलेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो और दोनों जगह दो अलग अलग लेबलिंग करी हुई है। जैसे अगर मैं हेड की बात करूं तो हेड दोनों में सेम है, लेकिन जो डिफरेंस उन्होंने कर रखा है ना वो कॉलर रीजन के लिए कर रखा है। आपको पता है ये कॉलर रीजन है, तो ऑफ कोर्स कॉलर रीजन क्या होना चाहिए था, ये वो तो नहीं बदल जाएगा ना। आप 11 से 12 में आए तो क्या कॉलर बदल जाएगा? तो ऑफ कोर्स ये डायग्राम गलत है। आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट से पूछ लीजिए, आप अच्छी माइक्रोबायोलॉजी की बुक्स में देख लीजिए, तो कॉलर रीजन यही मार्क्ड होता है बेटा, है ना। और ये जो लेबलिंग है ये हमने एक स्टैंडर्ड बुक से ही ली है। आपको ये लेबलिंग याद करने की भी अलग से कोई जरूरत नहीं है। आप जाना अपने चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, उस चैप्टर में जो लेबलिंग दी हुई है वो एकदम बढ़िया है। आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के उसको याद कर लेना। और माइक्रोब्स वाले चैप्टर में जब जाओ तो प्लीज उस लेबलिंग को याद बिल्कुल भी मत करना, वो आपको कंफ्यूज करेगी। पहले टेल पे कंफ्यूज करेगी, क्योंकि टेल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में यहाँ पर मार्क्ड है और यहाँ पर इस डायग्राम में माइक्रोब्स में यहाँ पर मार्क्ड है। दो तीन चीजें जो ऐसे गलत मार्क्ड है माइक्रोब्स वाले चैप्टर में। कुल मिलाकर आपको इस लेबलिंग पे नहीं जाना है, आपको इस चैप्टर की लेबलिंग पे जाना है। स्पेसिफिकली ये कॉलर वाला रीजन और ये टेल फाइबर्स वाले रीजन, उसमें ज्यादा बेटर मार्क्ड है, उसमें ज्यादा सही मार्क्ड है। एक तो ये जो डायग्राम की कंफ्यूजन आपको हो सकती है। ये प्रॉन्ग्स भी दिया है, ये लेबलिंग हम में ऐड करते हैं क्या? नहीं आता है, मतलब नहीं आता, ओके, ओके। हाँ, तो यही बेटर लेबलिंग है, प्रॉपर लेबलिंग है। पहले कॉलर दिखाया, फिर प्रॉपर कवरिंग दिखाई है। ये कवरिंग शीट है, इसको आप कॉलर मार्क नहीं कर सकते। और फिर ये प्लेट के बाद जो ये आपकी बेस प्लेट है, इससे जो निकलते हैं टेल फाइबर्स, ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन। मतलब 5 चीज तुमको देखना है, हेड, कॉलर, ये शीट, कोर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं, बेस प्लेट और टेल फाइबर। तो टेल फाइबर सबसे नीचे और ये वाले जो प्लेट है वो बेस प्लेट है। और ये एग्जैक्टली सेम लेबलिंग आपको इस चैप्टर में मिल जाएगी बेटा। यही है पूरी की पूरी, यही चीजें आपको याद रखनी है। माइक्रोब्स वाले चैप्टर का प्लीज लेबलिंग मत याद रखना, वो गलत बना हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, इसमें गलती भी की थी और इसी को ही करेक्ट मानते भी हैं। ये आपके एनिमल किंगडम में ये बहुत से बच्चे पॉइंट आउट करते हैं, बहुत से बच्चों से छूट जाता है। जो आपकी 10वीं फाइलम है, विच इज योर हेमिकॉर्डेटा, उसमें हम बेलिनोग्लोसस का डायग्राम देखते हैं। द बॉडी ऑफ बेलिनोग्लोसस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, जिसमें प्रोबोसिस है, कॉलर है और ट्रंक है। अब इस रीजन को कॉलर मार्क किया हुआ है, और यहाँ पर आप देख रहे हो ये स्टोमोकोड है, जो कि नोटोकोड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसकी हम बात करते हैं, बक्कल डायवर्टिकुलम कहते हैं उसको। ये कॉलर रीजन में नहीं मिलता बेटा, जस्ट प्रोबोसिस के नीचे जो ये रीजन है, अभी देखकर आ रहे हैं बैक्टीरियोफेज में, कॉलर तो ये होगा ना। तो जो हेड के नीचे मिल रहा है वो है आपका कॉलर रीजन, नॉट दिस। दिस इज रॉन्ग, ये लेबलिंग गलत है, इसको आपको सही कर लो। आप किसी से मैच कर लो इसको। जो बेसिक बुक होती है बीएससी एमएससी के बच्चे पढ़ते हैं, आप कोटपाल देख लो तो ये उसी का रेफरेंस है। ये रीजन आपका कॉलर होता है। आपको बहुत ज्यादा डिटेल लेबलिंग में नहीं जानी, बट प्लीज इसको करेक्ट कर लो। कॉलर रीजन ये वाला है, ये नहीं। और अगर ये लेबलिंग में आए तो यहाँ पे आप देख लोगे जो इसकी लेबलिंग है, क्या है? बेलिनोग्लोसस। नहीं, ये वाला पोर्शन क्या है? ये स्टोमोकोड, तो वही ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जब भी मैं आपको पढ़ाती हूँ, क्लास में भी बताती हूँ कि हम बात करते हैं कि इसको हेमिकॉर्डेटा में क्यों रखा था। इसीलिए रखा था क्योंकि इनको ये स्टोमोकोड मिली थी, जो पहले साइंटिस्ट को लगता था नोटोकोड है, तो हमको लगता था कॉर्डेट में है, पर ये कॉर्डेट में नहीं है। इट इज अ नोटोकोड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज नॉट नोटोकोड। इसका दूसरा नाम बक्कल डायवर्टिकुलम होता है। दिस इज द अनदर नेम, ठीक है। ये इसकी लेबलिंग है, ये आप याद रख लीजिएगा अगर आपसे पूछा जाए तो। उसके सिवा तीसरा पार्ट है ट्रंक, और इनका जो एक्सक्रीशन है वो प्रोबोसिस ग्लैंड से होता है। तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन से हिस्से में मिलेगा, प्रोबोसिस में, कॉलर में या ट्रंक में, ठीक है। ये आप लोग बताओगे। आगे चलें सर, ये मैम का पोर्शन। अब अपना अगला डायग्राम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आप देखते हैं कि हमारे पास रेगुलेटर, पार्शियल रेगुलेटर और कन्फर्मर्स पढ़ते हैं। रेगुलेटर्स कौन से होते हैं? जो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट ऐसे कांस्टेंट रहता है। हमारे कन्फर्मर्स की बात करें, वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट नहीं रख पाते। जैसे जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होगा उनका भी चेंज हो जाता है। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ पे आती है? पार्शियल रेगुलेटर्स में, क्योंकि पार्शियल रेगुलेटर्स का हम क्या पढ़ते हैं कि वो कुछ एक्सटेंट तक ही अपना कांस्टेंट रख पाते हैं। तो ये क्या दे रखा है? उल्टा दे रखा है। एक्चुअल में क्या होना चाहिए था?
कुछ लेवल तक वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखेंगे और उसके बाद वो क्या कर जाएंगे, अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कंफर्म कर जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो बेसिकली इसमें देखो दिक्कत कहाँ होता है ना बेटा, कि जनरली ऐसा तो नहीं हो सकता ना कभी कि पहले हम कंफर्म कर रहे हैं और उसके बाद जब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो हम रेगुलेट कर जा रहे हैं, वो पार्शियल रेगुलेटर नहीं करता। तो उस कारण से ये ग्राफ उल्टा है। बट अगेन अगर आपके सेम एज इट इज लेवलिंग है फिर तो यही मार्क करोगे, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बट अगर आपकी लेबलिंग ऐसे भी किसी ने बना के दी है कि रेगुलेटर है, ये कन्फर्मर है, और तीसरा इसने ऐसे दे दिया कि ये हम ऐसे करके दिए हुए हैं, तो भी आप लेबलिंग सही मार्क कर सकते हैं, पार्शियल रेगुलेटर की तरह दिखा सकते हैं। अब आपने देखा है पहले कि एनटीए या जब सुप्रीम कोर्ट का इवेंट हुआ तो जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी को सही माना जाएगा, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सही है वो सही है, ठीक है। एंड अगेन सर इसके तो आप कंटेंट में जाएंगे तो लिखा भी यही हुआ है, मतलब अगर आप कंफर्मर्स और रेगुलेटर्स के बाद सस्पेंड माइग्रेट से पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं, वहां लिखा भी हुआ है कि दे फर्स्ट रेगुलेट अप टू सम लेवल और फिर जब नहीं हो पाता तो ये कंफर्म करते हैं। स्टेटमेंट भी वैसा दिया हुआ है आपको कंटेंट के अंदर। अगला वाला, ये वाला जो कर्व है ये आपको मिलता है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में। भरा हुआ था कमेंट सेक्शन पिछले 3 वीडियोस में, हम इसको एड्रेस नहीं कर रहे थे, बट फाइनली हम इसको एड्रेस कर रहे हैं। ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का कर्व है जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था। उन्होंने कहा था एरिया जो जिस एरिया में आप स्टडी कर रहे हो ना, स्टडीड एरिया अगर आप बढ़ाते जाओ तो नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ती जाएगी, ऑफ कोर्स बढ़ती जाएगी, और लेकिन कुछ टाइम के बाद वो जाकर कांस्टेंट होने लग जाएगी। इस तरीके का कर्व बनाया, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन होता है। कर्व गलत नहीं है। कर्व के लिए एक इक्वेशन दी, s इज इक्वल टू सी ए की पावर c, इक्वेशन भी गलत नहीं है। अगर आप इस इक्वेशन से, जो आपकी ऑनलाइन साइट्स होती हैं, आप इक्वेशन देके कर्व बना सकते हो, तो उसमें आप कभी भी इसको ट्राई करना। मैंने ट्राई किया था जिसमें मैंने z की वैल्यू 0.1 से 0.2 डाल के भी ट्राई किया, जो हमें नॉर्मल केसेस में दे रखा है, और दूसरा जो हमें 0.6 से 1.2 दे रखा है। मैंने दोनों चीजें ट्राई करी थी और एग्जैक्टली यही कर्व बन के आया था सर, उसके अंदर भी, बच्चों के अंदर भी, जिसमें इस तरीके से कर्व था 0.1 से 0.2 के लिए, और जैसे z की वैल्यू बढ़ाई थी वो इस तरीके से होने लग गया था, थोड़ा स्टीपर हो जाता है, जो एनसीईआरटी कहती है। हाँ, कर्व एकदम सही है, इक्वेशन एकदम सही है, बट एनसीईआरटी गलती क्या कर देती है, जब वो कंटेंट लिखती है इस चीज का तो लिख देती है कि दिस रिप्रेजेंट्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप सबने देखा होगा ये वर्ड वहां पर लिखा हुआ है कि इट रिप्रेजेंट्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और किसी भी ग्राफ की नॉलेज रखने वाले इंसान से पूछिए, सारे फिजिक्स के टीचर एनकेसी सर ने भी बोल दिया कि ये नहीं है रेक्टेंगुलर, दिस इज नॉट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो बेसिक इक्वेशन होती है ना बेटा, दैट इज y² - x² = c²। तो हम वो पूरी स्टडी कर आए हैं, उतनी फिजिक्स नहीं जानते, बट ये इक्वेशन ही इस पर लागू मतलब होती है। और इसको उल्टा भी करोगे तो भी सही नहीं है। बहुत लोग ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसको y एक्सिस कर देंगे, इसको x कर देंगे, ये उल्टा हो जाएगा, वो भी गलत है। वो भी गलत है। ये पूरा कॉन्सेप्ट अलग है, इसके लिए जो इक्वेशन बनती है वो अलग है। इसके लिए अगर आप कर्व भी स्टडी करते हैं तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के कर्व इस तरीके से कुछ बनते हैं, तो ये उस पर आप कभी भी लागू नहीं कर पाओगे। इसको बोला जाता है पावर इक्वेशन। ये भी मैं आपके लिए पढ़ के आई क्योंकि मुझे पता था कि अगली चीज आप पूछेंगे तो फिर ये क्या है। दिस इज नोन एज पावर इक्वेशन, जहां जैसे जैसे z की पावर बदलती है वो स्टीप होता है, बेसिक पावर। वही जो z के बारे में बोला है, मतलब तुम्हारा थ्योरी सब सही है। हाँ। और ऐसा नहीं है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं हो सकता, हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ z या किसी और कंडीशन के ऊपर से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बन सकता है। बट दिस ग्राफ इज, दिस फिगर इज नॉट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये पैराबोला है, ठीक है। इट इज नॉट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बस इतना जान लो, ठीक है। उसमें जो फिगर में दिया है वो गलत है, गलत है, ठीक। तो ये एनसीईआरटी को डेफिनेटली चेंज कर लेना चाहिए, नहीं तो इस पे क्वेश्चन तो नहीं बना। ये हम भेज देंगे एनसीईआरटी को, ये मैं पूरी पोर्टली बना के एनसीईआरटी को भेज रहा हूँ, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, जो भी कमेंट करे यू आर राइट, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, ठीक है। अगला, अच्छा अगला ये आप देखो, ये ना वैसे तो नई एनसीईआरटी में है नहीं, बट आपके एडेड टॉपिक में ये है। तो ये पुरानी एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो भाई देखो, जब भी हम बात करते हैं मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स की, क्या होता है मोनोसिनेप्टिक? एक सिनेप्ट होगा, ठीक है। तो हम यही पढ़ते हैं कि जो मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स है, जो नी जर्क रिफ्लेक्स होता है, जैसे ये नी जर्क रिफ्लेक्स है, उसमें इंटर न्यूरॉन नहीं होगा। मतलब जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन होता है, इट इज नॉट कनेक्टेड बाय इंटर न्यूरॉन। यहां पे देखोगे इसको कनेक्ट कर दिया है इंटर न्यूरॉन के साथ, विच इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये हटा देना। पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स जो होता है, विड्रॉल रिफ्लेक्स, उसमें तुम्हारा इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, तो ये भी करेक्ट कर लीजिएगा। और रिफ्लेक्स आपको पढ़ना है, दिस इज इन योर एडेड टॉपिक, और इसको डिटेल में पढ़ना, क्योंकि अब एनसीईआरटी का बैरियर तो इसमें है नहीं, तो रिफ्लेक्स पे कैसे भी सवाल पूछ सकते हैं। रिफ्लेक्स का हम लोग आउट ऑफ एनसीईआरटी वाली सीरीज में इसको करा देंगे, ठीक है। अगला देख लो मैम।
अब यहाँ पे आपको बहुत कंफ्यूजन होती है। आप क्या सोचते हो कि बहुत सिंपल सा हमारा एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया है कि ये मेटा, ये सब मेटा, ये एक्रो और ये टीलो, और हम क्या समझते हैं ये कौन सा है, टीलो है। लेकिन ये चीज गलत है, क्योंकि आपने देखा है टीलो सेंट्रिक पे हमारा सेंट्रोमियर वन एंड पे प्रेजेंट होता है, एंड पे होना चाहिए था, हमारी शॉर्ट आर्म प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए थी। एक्चुअल फैक्ट है क्या, ये जो हमारा डायग्राम है ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम का है, एक्रोसेंट्रिक, जिसमें बहुत शॉर्ट आर्म देखा जाता है। और ये जो दोनों बीच में दे रखे हैं, दिस रिप्रेजेंट्स सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, जहां पे हमारा सेंट्रोमियर अवे फ्रॉम द मिडल प्रेजेंट है। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज मेटासेंट्रिक, दोनों आर्म्स क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। ये क्या है, सब मेटासेंट्रिक है, जिसमें हमारी एक शॉर्ट आर्म होगी, एक लॉन्ग आर्म होगी, एंड दिस इज एक्रोसेंट्रिक, एक आर्म बहुत स्मॉलर इन लेंथ होती है। एक्चुअल टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम ये है जो कि ह्यूमंस में नहीं देखा जाता। इसमें वो पी और क्यू आर्म वाला भी सवाल आता है, तो शॉर्ट आर्म पी आर्म हो गया और लॉन्ग आर्म है जो वो क्यू आर्म हो गया। और याद रखना, देखो ये जो शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म वाला जो है, ठीक है, ये सिर्फ आपको सबमेटा एक्रो में मिलेगा, ठीक है, टीलोसेंट्रिक में ये आपको नहीं मिलता, और मेटासेंट्रिक में भी आई गेस शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म नहीं हुआ, दोनों बराबर है ना। हाँ एग्जैक्टली, तो ये वहां भी नहीं मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये इस पे हमने क्वेश्चन भी दिया था और सब ने टीलोसेंट्रिक ही मार्क किया, तो मुझे पता है बहुत बच्चे इसको टीलोसेंट्रिक मार्क करेंगे, दैट इज व्हाई वी आर मेंशनिंग इट हियर। चलिए अगला आइए मैम। ये बेटा बहुत बेसिक सा है, वैसे देखो ये बहुत डायग्रामेटिक गलती आपसे नहीं करवाएगा, बट बहुत से बच्चों ने इसको मार्क किया था। कॉकरोच हम पढ़ते हैं, कितने चेम्बर्ड हार्ट हम पढ़ते हैं, 13 चेम्बर्ड, है ना, 13 चेम्बर्स इसके हार्ट में प्रेजेंट है, 13 चेम्बर्ड हार्ट इसके पास होता है, एंड 12 पेयर एलिरी मसल्स होती है, 12 पेयर एलिरी मसल्स होती हैं। लेकिन अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो ये डेटा से मैच नहीं करता, क्योंकि ये इसका ना एक चेम्बर, ऐसे एक से एक करके सारे चेम्बर लगे हुए हैं। अगर आप इन चेम्बर्स को काउंट करोगे तो ये एक्चुअली 12 ही है, तो डायग्राम इनकम्प्लीट है। बस ये चीज मैं आपको बता दूं, ये एक और किया होगा, ये छूट गया शायद कोई मार्किंग छूट एक कहीं मार्किंग छूट गई, बट हाँ ठीक है, बस ध्यान रखना कि 13 चेम्बर्ड हार्ट एंड 12 पेयर्स ऑफ एलियरी मसल्स, यू रिमेंबर दिस, है ना, आपके लिए ये काम की चीज है। और लेबलिंग भी देख लो, एलियरी मसल को सही है, होते हैं ये एलियरी मसल से, मार्किंग कुछ गलत नहीं करेंगे, बस नंबर में गलती थी। ये भी सही है ना, एंटीरियर एयोर्टा सही है, बिल्कुल, यहाँ से ब्लड निकलेगा, फिर घूम के वापस आएगा, हम पढ़ते हैं मसल्स की वजह से पंपिंग होती है, यूं पूरा ब्लड घूमता है, यहाँ ऊपर जाता है, फिर एंटीरियर एयोर्टा से आता है, फिर जाता है। और ये छोटी छोटी ओपनिंग्स याद है आप लोगों को, हमने पढ़ी है अच्छे से। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कॉकरोच तो हम पढ़ते ही लास्ट में, पर सोचो इस बार 2025 में एक क्वेश्चन यही आ जाए कि इन ओपनिंग्स को क्या कहते हैं जहां से ब्लड एंट्री और एग्जिट लेता है, ये मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। इस ओपनिंग को आप क्या कहते हो जहां से ब्लड एंट्री और एग्जिट लेता है? और ये सेम ओपनिंग आपके पोरीफेरा फाइलम में भी मिलती है। इतना भयंकर कनेक्शन है आर्थ्रोपोडा और पोरीफेरा का, तो बताना मेरे को, ठीक है? क्या ये ऑस्टिया होता है? अरे सर कुछ तो छोड़ा था हमने। अरे तो मुझे मैं आई वाज आल्सो क्यूरियस, मेरे लिए तो नया ही था ना। अब बताओ, तो फिर कमेंट सेक्शन में ये तो नहीं जा पाएगा, अगला क्वेश्चन पूछो। कोई नहीं, ये भी वैसे गूगल करके बताते तो कोई फायदा था नहीं। एनीवेज चलो अगला मैम देखिए, डायग्राम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब वहां पे हमारे पास ये डायग्राम गिवन है, डायग्राम गलत नहीं है लेकिन इनकम्प्लीट है। थियरी में हमने क्या पढ़ा, एपिकोटाइल, दैट इज एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो अबव पार्ट रहता है वो है एपिकोटाइल, लेकिन डायग्राम में गिवन नहीं है, उसके लिए हम लेके आए हैं अलग डायग्राम, जहां पे देखो जो हमारा पार्ट बिलो है एम्ब्रियोनल एक्सिस के, दैट इज हाइपोकोटाइल, एंड अबव दैट इज एपिकोटाइल। और एपिकोटाइल आप समझ सकते हैं, अबव के लिए याद कर सकते हो, एपी इज अबव एंड हाइपो इज बिलो। एपिकोटाइल अबव कोटिलेडन, और जो एंड करता है प्लूम्यूल में, दिस इज प्लूम्यूल, और प्लूम्यूल से क्या बनेगा, हमारा स्टेम बनेगा, एंड दिस इज रेडिकल। और आप बताओ रेडिकल से कौन सा पार्ट इलोंगेट होता है, जल्दी मुझे बताओ। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखो, ये हमारा डायग्राम है स्ट्रॉबेरी, आपको पता है फॉल्स फ्रूट है। अब हम गलती क्या करते हैं, ये हमें पता है स्ट्रॉबेरी है, फॉल्स फ्रूट है, और ये पार्ट क्या है हमारा थैलेमस, जो कि हमारा एडिबल पोर्शन है। हम गलत क्या कर देते हैं, जो हमारे छोटे छोटे पोर्शन है हम समझते हैं ये क्या है, सीड है, लेकिन फिर क्वेश्चन तो वही आ गया कि सीड फ्रूट के बाहर कैसे प्रेजेंट है, वो तो ओवरी के अंदर होना चाहिए था। आंसर ये है कि ये हम जो छोटा छोटा पार्ट देखते हैं ये सीड नहीं है, ये है एकीन, दिस इज एकीन, जो कि तो गलत है फिर इस हिसाब से। हाँ जी, ये क्या होना चाहिए था, इसको एकीन होना चाहिए था, जो वन सीडेड ड्राई फ्रूट होता है। एक्चुअल में ये जो छोटा सा पार्ट है ये एकीन है, और एकीन के अंदर सीड प्रेजेंट होता है, तो ये हम कंफ्यूज कर जाते हैं और समझते हैं ये सीड है, ये गलत नहीं करना है।
तो एकिन इज द फ्रूट जिसके अंदर सीड है। ओके, और ये लेबलिंग तो वैसे गलत है, लेबलिंग ये वाला पार्ट एकिन होगा ना। हाँ ठीक है। अब ये भी हमारा नेक्स्ट डायग्राम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये हमारा मॉर्फोलॉजी। हम स्किप कर देते हैं, हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये डायग्राम गिवन है। हम ये देख रहे हैं ये एंडोस्पर्म में बिल्कुल ट्रिप्लॉइड इन नेचर होता है, ये पेरिकार्प है। लेकिन हमारी जो एंडोस्पर्म की आउटर लेयर होती है दैट इज प्रोटीनेशियस लेयर विच इज एल्यूरोन। और अगर मैं पूछूं इसका प्लॉइडी लेवल क्या होगा, एंड दैट इज ऑल्सो ट्रिप्लॉइड, 3N ही होता है। और एंडोस्पर्म भी क्या है, 3N। तो ये थोड़ा इनकम्प्लीट डायग्राम था हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हम यहाँ से रेफर कर सकते हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी में ये डायग्राम सही दिया है, मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट में ये डायग्राम सही दिया, तो यहाँ से एल्यूरोन लेयर पे सवाल आता है और हर साल ही आता है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। ठीक है, अगला तो देखो यार, इसमें भी तुम्हारा जो एनसीईआरटी के डायग्राम में देखोगे तो नेक दिया हुआ है, हेड दिया है जिसमें एक्रोजोम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, मिडिल पीस दिया है जहां पे बोल दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया, इसको शीथ को हम कहते हैं निबंधन शीथ, है ना, शीथ। और एक चीज जो मिसिंग है यहाँ पे कि नेक रीजन में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, इसमें बहुत बार सवाल है सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन विच रीजन ऑफ द स्पर्म, तो वहां पे एक सवाल आ जाता है, तो ये चीज एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। सेंट्रियोल जो है नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, उसमें भी आपका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, डिस्टल सेंट्रियोल होता है, ठीक है, तो ये आपको ऐड कर लीजिएगा कि दैट सेंट्रियोल इज प्रेजेंट। या देखो यहाँ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल यहाँ दिया हुआ है, दिस इज योर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल विच इज प्रेजेंट इन द नेक रीजन, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिविजन व्हेन द स्पर्म पेनिट्रेट्स द ओवम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलो अगला, इसमें भी इसकी लेबलिंग नहीं दी है ब्लास्टोसिस्ट की, और ये तो नीट का सवाल है यार, ठीक है, तो इसको लेबल कर लो। आउटर लेयर को हम ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है, और इनर लेयर को हम इनर सेल मास कहते हैं, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कराएगा। ये ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सवाल इस पे भी आ जाता है कितना सेल का होगा ब्लास्टोसिस्ट, कितने सेल का होता है मोरुला, तो ये भी सवाल आता है, ये भी तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, सारे काम थोड़ी करेंगे वहां, ठीक है। कमेंट बताना कि ब्लास्टोसिस्ट कितने सेल का होगा, ठीक है, और कितने ब्लास्टोमियर का भी होगा, ठीक है, और मोरुला कितने सेल का होगा, कितने ब्लास्टोमियर का होगा, ठीक है। ये वाला डिफरेंस भी थोड़ा नोट कर लेना बेटा, ये मोरुला आया, फिर ब्लास्टुला आया, ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट में फर्क है। ब्लास्टुला स्टेज ही है वो, मतलब ब्लास्टुला इज द स्टेज, ठीक है, जिसके पार्ट हो जाता है मोरुला, फिर उसके ब्लास्टोसिस्ट आ जाता है, फिर जब इसको डिवीजन हो जाता है ये स्टेम सेल में, तो गैस्ट्रुलेशन स्टेज आ जाता है, ठीक है, जो तुम्हारा स्टेम सेल्स वाला पार्ट हो जाता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, है ना। तो गैस्ट्रुलेशन आफ्टर इम्प्लांटेशन होता है, ब्लास्टुला टिल द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन होता है, दैट इज आल्सो वेरी बिना गूगल के बताना ये जिसको पता है। हाँ, अच्छा, ये था, ये हमने क्वेश्चन डाला था अपने टेस्ट सीरीज में भी, ठीक है, जिसपे बहुत सारी क्वेरीज आई थी। तो बेटा देखो एनसीईआरटी ने गड़बड़ किया है अपने डायग्राम में। बेसिकली क्या होता है, हम पढ़ते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज। प्री रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, ये तुम्हारा प्री रिप्रोडक्टिव दिया हुआ है, ये तुम्हारा रिप्रोडक्टिव दिया हुआ है, ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव दिया हुआ है। आइडियली ये होना चाहिए, क्योंकि एक मेल दिखाता है, दूसरा फीमेल दिखाता है नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका शेप आपका सिंपल दिख जाता है, पिरामिड आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक्सपेंडिंग होता है, इसमें गड़बड़ नहीं होता जनरली, ठीक है। दूसरा तुम्हारा क्या होता है कि ये वाला जो है ये अनशेप्ड घड़े जैसा दिखता है ना, तो ये तुम्हारा इसमें भी दिक्कत नहीं होता कि प्री रिप्रोडक्टिव सबसे कम होगा, रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा होगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे कम होगा, ठीक है। दिक्कत यहाँ पे होता है कि यहाँ क्या होता है, तुम किसको मानोगे। अब जैसे देखो ये ऐसे दोनों बराबर दिख गया और फिर उसके बाद ऊपर नीचे दिखता है, तो मोर और लेस ये एक्सपेंडिंग जैसा ही लगता है। बट यहाँ डिफरेंस देखना कि ये दोनों अलग अलग है, तो हमेशा जो है ना ये पहला और दूसरा डिफरेंस देखो, तो अगर पहला और दूसरा अलग अलग है तो एक्सपेंडिंग है, अगर ये दोनों सेम है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्टेबल, बेल शेप, स्टेबल, ठीक है। तो ये डिफरेंस देख लेना, जनरली बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, उनको लगता है कि ये दोनों सेम होगा और फिर ये दोनों भी सेम होना चाहिए और ये फिर ऐसे होना चाहिए, ठीक है। मतलब तो यहाँ थोड़ा सा भी रिप्रोडक्टिव एज कम होने लगती है तो उनको लगता है देखो कि बच्चे ज्यादा और रिप्रोडक्टिव एज कम, तो ये तो ट्रायंगल होता जा रहा है, डिफरेंस भी तो नोट करो। और ये दोनों को ये प्री रिप्रोडक्टिव मान लेते हैं, व्हिच इज इन अ वे राइट, बट यहाँ पे तुम इस डायग्राम के हिसाब से तुम देखोगे 1 और 2, तो उसके हिसाब से मैनेज बहुत क्लियरली दिखेगा कि बच्चे ज्यादा हैं, रिप्रोडक्टिव एज कम है, यू कैन सी द क्लियर डिफरेंस। यहाँ पर आपको एटलीस्ट एक बार प्री के बराबर दिखेगा जो शो करेगा कि बच्चे और फिर पहला और दूसरा देखो बस, हाँ तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैम, अब यहाँ पे तो एनसीईआरटी ने एकदम ब्लंडर कर दिया है। आप एकदम थ्योरी पढ़ते हो, सही समझते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने डायग्राम बहुत गलत दे रखा है।
आपको पता है पेरिसाइकिल क्या है, एंडोडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होती है पेरिसाइकिल, तो ये हमारी पेरिसाइकिल होनी चाहिए थी, यहाँ पे अंदर की तरफ मार्क्ड है। दूसरा अगर मैं फ्लोएम की बात करूँ, हमारा कैसी कंडीशन रहती है, रेडियल वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट रहते हैं। हमारे फ्लोएम कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे फ्लोएम प्रेजेंट है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं फ्लोएम भी अंदर ही मेंशन कर रखा है, मतलब लेबलिंग बहुत ऊपर नीचे है, एरो सही नहीं है। आपको थ्योरी के अकॉर्डिंग जाना है, एंडोडर्मिस के अंदर आएगी पेरिसाइकिल और रेडियल वस्कुलर बंडल्स, ये हमारे जाइलम है और यहाँ पे हमारे फ्लोएम प्रेजेंट रहते हैं। दोनों में ही बहुत ब्लंडर है, ऊपर नीचे गलत कर रखा है, तो इसका आप सही डायग्राम रेफर कर लेंगे। ये वाला तो ग्लाइकोलिसिस का डायग्राम है, पहले तो आई होप पहचान पा रहे हो बेटा। बेसिक सी, बहुत बेसिक सी गलती यहाँ पर कर रखी है। अगर आप इस पूरी साइकिल को, हाँ सॉरी आया आपकी माइक तो गलत चीज हैंड ओवर हो गई थी। तो अगर आप इसको देखते हो, आपके एनसीईआरटी का डायग्राम गिवन है, सारे 10 के 10 स्टेप आपको दिए हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर एक एरो में मिस्टेक है जो आप सब जानते हो, पर एनसीईआरटी इसको अभी तक करेक्ट नहीं कर रही है। इस 10 स्टेप की रिएक्शन में स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 10 है ना, वो 3 ऐसे स्टेप हैं जो रिवर्स नहीं किए जा सकते। दिस इज योर स्टेप नंबर 1, फिर ये स्टेप नंबर 3 एंड ये स्टेप नंबर 10। ये 3 स्टेप्स हैं जो रिवर्स नहीं है, तो एक सिंगल एरो बनेगा, पर बाकी सब स्टेप रिवर्सिबल होते हैं, तो रिवर्सिबल वाला एरो यहाँ पर बनाया जाना चाहिए, जो कि एनसीईआरटी नहीं करती, वो सबको एक सिंगल एरो से दिखाती है, जो कि गलत। और इसमें सवाल ही पूछता है कौन सा रिवर्सिबल नहीं है, मतलब हाँ, तो मतलब वो भी देख लोगे। और एम्फिबॉलिक पाथवे ही पूछ सकते हैं, एम्फिबॉलिक पाथवे में कौन सा नहीं आता, उसके राउंड में क्वेश्चन आ सकता है। आप एम्फिबॉलिक पाथवे वाले स्ट्रक्चर में भी जाओगे, मतलब हम उतना डिटेल में गए नहीं, क्योंकि उसके उस डायग्राम से पीवाईक्यू में हमने कम क्वेश्चन नोटिस किए हैं, पर उसकी भी थ्योरी पूरा ये लिखती है कि आपने चाहे फैट तोड़ा चाहे प्रोटीन तोड़ा, वो रिवर्स हो जाएगा, लेकिन सारे एरोज उन्होंने सिंगल बना रखे, किसी को भी उन्होंने रिवर्स नहीं कर रखा, जो कि एक्चुअली किया जाना चाहिए था। तो ये एक डिफरेंस यहाँ पर आपके लिए आ जाता है ग्लाइकोलिसिस का। ये तो जग जाहिर दुख है, ठीक है, ये बस इसको कर लो 4H प्लस, इस पे ज्यादा टाइम नहीं डालना, ठीक है, सब कुछ सही लिख दिया है, बस इसको 4H प्लस कर लीजिएगा। पता नहीं कब ठीक करेगी एनसीईआरटी, पर कर दे होपफुली जल्दी। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, जनरली क्या है, इसमें गलती कुछ नहीं है, बेसिकली तुमको क्या है, सवाल आता है न्यूरीलेमा, एक्सोलेमा, ठीक है, माइलिन शीथ और स्वान सेल्स, ठीक है। अब जनरली क्या होता है ना कि आपको पता नहीं होता कहां पे क्या है, तो इस डायग्राम को रेफर करोगे तो तुम्हारा ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, अगर तुमको एक और वीडियो चाहिए न्यूरीलेमा, एक्सोलेमा, माइलिन शीथ, तो इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में तुमको मिल जाएगा, बहुत डिटेल में मैंने समझाया हुआ, तो उस पर तुमको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये डायग्राम भी देखोगे तुमको मोटा मोटी समझ में आ जाएगा। सबसे बाहर तुम्हारा न्यूरीलेमा होता है, तो अब इसमें आ जाएगा किसका कवरिंग न्यूरीलेमा होता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन स्वान सेल का होता है, या माइलिन शीथ किसका कवरिंग होता है, माइलिन शीथ रोल कैसे होता है, सब कुछ है ना, बट इस पे सवाल आता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, नहीं समझ आएगा तो मुझे बताना, मैं वीडियो बना दूंगा। हटाओ अगला ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ना शेप पे सवाल आता है, ठीक है, ऑफ न्यूक्लियस। जैसे तुम देखोगे कि तुम पढ़ते हो मोनोसाइट्स का सिंगल किडनी शेप्ड होता है ना, न्यूट्रोफिल का पढ़ते होगे आप 3 to 4 लोब्ड होता है ना। तो ऐसे आपको ये डायग्राम्स तुमको देखना पड़ेगा। तो देखो न्यूट्रोफिल 3 लोब बना दिया, ठीक है, ये डायग्राम यूज हो। मोनोसाइट्स का देखो सिंगल किडनी शेप न्यूक्लियस है, ठीक है, इसका छोटा राउंड स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे बेजोफिल्स का और यूसिनोफिल का दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 लोब दिख रहा है ना। तो इस तरह से तुमको इसके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो इसको भी अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, जो हम टेलीग्राम पे शेयर करेंगे। तो मोर और लेस ये सारी एनसीईआरटी के डायग्राम्स थे जो हमने आपको सही करा दिए। तुम्हें लगता है कि हमने कुछ और मिस किया है तो कमेंट सेक्शन में फिगर नंबर डाल देना, ठीक है। फिगर नंबर अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, पता चला हम कोई और पकड़ लिए, ठीक है। फिगर नंबर अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी आप डाल दीजिएगा, ठीक है। बाकी अगेन और भी कोई एनसीईआरटी लाइन में तुमको गड़बड़ लग रही है या एनसीईआरटी समरी में तुमको गड़बड़ लग रही है, तो वो भी ऐड कर दीजिए। आपके ऊपर 2 उधार है हम लोग का, एक समरी बनाना है एनसीईआरटी का, बहुत गाली सुनता हूं मैं इन लोगों से, ठीक है, तुम लोगों के चक्कर में, और दूसरा हमें बनाना है आउट ऑफ एनसीईआरटी वाला 1 शॉट। तो ये दोनों कर देंगे हम, ठीक है।
बट आप हेल्प कीजिए, थोड़ा और भी आपको कुछ लग रहा है कि कंट्रोवर्शियल है तो उसको हम करेक्ट कर देंगे आपके लिए, सो दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर नीट 2025 एग्जाम। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है बेटा, हमने एक बैच लॉन्च किया जिसका नाम है नीट 2025 अभ्यास बैच। तो आप यहाँ जाओगे, anandmani.in सर्च करोगे, आगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे नीट यूजी में जाओगे, सबसे पहला जो बैच है मेरा, दिस इज एनटी अभ्यास बैच। तो यहाँ पे इसी तरह से जैसे जो तुमको क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं ना, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराते हैं, लगभग 10,000 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे। 1 तारीख से बैच शुरू होगा, पूरा शेड्यूल तुमको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे जाओ, बाय नाउ पे क्लिक करो और इस बैच में इनरोल कर लो, सो दैट यू कैन इंप्रूव योर स्कोर। यहाँ पे बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन हम कराएंगे और कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन कराएंगे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। तो फिजिक्स के 2000 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 2000 क्वेश्चन और बायोलॉजी के 6000 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो दिस इज अ मस्ट वॉच सीरीज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। और इसके बाद तुम जाके एक मॉक टेस्ट रोज दे लो, तो 580 क्वेश्चन तुम टेक्निकली रोज सॉल्व कर रहे होगे। इसके बियॉन्ड कुछ चाहिए नहीं तुमको आखिरी के महीने में, तो फटाफट इसको इनरोल कर लीजिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।